Hi Kritika, good evening. Am I audible? Okay, nice. देखो, आज हमने करना है प्रोफेशनल एथिक्स जो डील करता है द इंडियन एडवोकेट्स एक्ट। यहाँ पर हमने सब पढ़ना है एडवोकेट्स के रिगार्डिंग कि जब एक पर्सन अपने आप को एज एन एडवोकेट एनरोल करा लेते हैं तो इस प्रोफेशन में आने के बाद उनके ऊपर क्या ड्यूटीज हैं, उनकी क्या लाइबिलिटीज हैं, किस तरह से हमने ये सब करना है। इंडियन एडवोकेट एक्ट के आने से पहले अपने पास कोई भी एक्ट नहीं था और जनरली जो ये एक्ट एप्लीकेबल है सिर्फ एडवोकेट्स के ऊपर। जैसे हमें पता है कि एक टर्म लॉयर्स भी होती है। लॉयर्स कौन है? हु आर परसुइंग द लॉ प्रोफेशन बट नॉट रजिस्टर्ड देमसेल्व्स एज एन एडवोकेट। तो एडवोकेट हुआ जो प्रैक्टिस कर रहा है अपने आप को, उसने रजिस्टर कराया हुआ है एज एन एडवोकेट। तो ये सब इसकी इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर हमें डिफाइन किया गया हुआ है इंडियन एडवोकेट्स एक्ट जो है अपने पास 7 सेक्टर। आप आगे ही आ जाओ। ठीक है, जो अपने पास देखो इंडियन एडवोकेट्स एक्ट है, ये 7 चैप्टर्स में डिवाइड है जहां पर हमारे पास 60 सेक्शन है और एक शेड्यूल है। ठीक है, इसमें सबसे पहले चैप्टर में हमारे पास प्रिलिमिनरी है, सेक्शन 1 एंड 2। उसके बाद इसमें हमारे पास बार काउंसिल्स हैं, स्टेट बार काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके फंक्शंस क्या हैं, क्या इनकी ड्यूटीज हैं, मेंबरशिप आपने कैसे लेनी है, टर्म्स ऑफ द मेंबरशिप, कितना टाइम के लिए हम यहाँ पर रहेंगे। इनमें से अभी हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला पार्ट जो है इसमें से 4 क्वेश्चंस आने हैं। सबसे पहले तो इसमें जो 4 क्वेश्चंस आते हैं या तो वो जजमेंट बेस्ड आएंगे या फिर इसमें से आएंगे पनिशमेंट के रिगार्डिंग, और या फिर या जब वो अपना मिसकंडक्ट होता है इनके पार्ट पे कोई भी, तो यहाँ से मोस्टली अपने पास क्वेश्चंस बनते हैं। अभी इसका देखो शॉर्ट, सबसे पहले हम इसका प्रियम्बल देखते हैं। प्रियम्बल क्या कहता है? An act to amend and consolidate the law relating to the legal practitioners and to provide for the constitution of bar councils and an all India bar। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ से देखो इसमें कंसोलिडेटेड वर्ड आ गया, मतलब कि ये अपने आप में एक कंप्लीट एक्ट है। ठीक है, एग्जॉस्टिव है, किसी के साथ भी ये डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, और यहाँ से हमने देख लिया कि लीगल प्रैक्टिशनर्स के बारे में है, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बार काउंसिल, ऑल इंडिया बार काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। इसका चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जो इसका शॉर्ट टाइटल है, वो क्या कहता है? इंडियन एडवोकेट्स एक्ट 1961, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन इसकी क्या है हमारे पास, जो भी इसकी ऑफिशियल डेट है गैजेट्स में मेंशन्ड है, यहाँ पर मेंशन नहीं है। हाँ, विद इफेक्ट फ्रॉम 31/1/1974 ये जो एप्लीकेबल हुआ है। इसकी इनेक्टमेंट डेट तो 19 मई 1961, टॉप राइट कॉर्नर। एंड हमारे पास नीचे कमेंट्स है। कमेंट्स में देखो थर्ड कमेंट यहाँ पर लिखा है, इट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 31/1/1974। मतलब 1974 से ये हमारे पास इसकी एनफोर्समेंट हुई है। नीचे कमेंट्स है ना, सेक्शन 1 के नीचे कमेंट्स। थर्ड पॉइंट, एनफोर्समेंट डेट देखो बस इसकी। सेक्शन 1 के नीचे जो कमेंट्स हैं, फुटनोट्स में थर्ड पॉइंट। ठीक है, हाँ। इसके बाद अब हमें पता है 2019 अमेंडमेंट एक्ट के बाद सभी के सभी एक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल हैं। इसके बाद आ जाओ डेफिनेशन पार्ट पे, जहां पर हमारे पास सिर्फ ये 2 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एडवोकेट एंड लॉ ग्रेजुएट। एडवोकेट हम किसे बोलेंगे? हु अ पर्सन हु इज एंटर्ड इन एनी रोल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, जो अब पर्सन किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है उसको हम बोलेंगे एज एन एडवोकेट। नेक्स्ट इसमें अपॉइंटेड डे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स, ये सबको पता है। इसके बाद इस पे आ जाओ 2H है हाई कोर्ट, लॉ ग्रेजुएट। अब जो पर्सन लॉ ग्रेजुएट होगा वही एलिजिबल होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि लॉ ग्रेजुएट कैसे है। लॉ ग्रेजुएट यहाँ पर टर्म क्यों दी हुई है? क्योंकि यहाँ पर ना डिसिप्लिनरी कमेटी एक टर्म है हमारे पास यहाँ पर यूज हो रखी है सेक्ट में, तो उसमें लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने सेट की हुई है फॉर द लॉ ग्रेजुएट। तो लॉ ग्रेजुएट को डिफाइन किया गया है। लॉ ग्रेजुएट कौन होगा? कि जो भी हमारे पास डिसिप्लिनरी कमेटी ने कुछ यूनिवर्सिटी नॉर्म्स सेट किए हुए हैं लॉ डिग्री के लिए, जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और वो पर्सन वहां से पास आउट होना चाहिए। 3 ईयर 5 ईयर एजुकेशन वट एवर।
यहाँ पर प्रिस्क्राइब रोल, स्टेट बार काउंसिल, यहाँ पर ये सब रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद अपने पास आ जाता है चैप्टर 2 में हमारे पास सिर्फ बार काउंसिल्स की बात की है। सबसे पहले स्टेट बार काउंसिल। स्टेट बार काउंसिल अगर हम इनकी हिरार्की देखते हैं तो हमारे पास दो तरह की होती है। सबसे ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड नेक्स्ट स्टेट बार काउंसिल। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो हेड करती है और उसके पास फर्दर बहुत सारी स्टेट काउंसिल्स आ जाती है, जैसे अभी हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, ये सब आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली कम ही आते हैं। जो भी ये स्टेट बार काउंसिल जो भी रूल बनाएंगी, इनको कहाँ से परमिशन लेनी है, इनको सैंक्शन चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। सेक्शन 4 जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बता रहा है। उसमें अब यहाँ पर सिर्फ ये डिफाइन कर दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मेंबर कौन कौन होंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और 1 मेंबर इलेक्टेड बाय ईच स्टेट। जो यहाँ पर मेंबर्स है ना, वो किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, मतलब जैसे जहाँ पर हर स्टेट के मेंबर्स हैं, जहां पर 5000 तक की पॉपुलेशन होगी वहां पर 10 मेंबर्स तक होंगे। जहां पर 5000 टू 10,000 तक की मेंबर्स हैं जो अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है एज एन मेंबर ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स, तो वहां पर नंबर ऑफ मेंबर जो है इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसे के 10 के से अबव हो जाता है, फिर वहां पर जो हमारे पास अब स्टेट काउंसिल में मेंबर्स है ना, ये इस तरह से अपॉइंट होते हैं कि उस स्टेट में जो रजिस्टर्ड नंबर ऑफ एडवोकेट्स हैं वो कितने हैं, उनके हिसाब से जो स्टेट काउंसिल होगी, स्टेट बार काउंसिल, वहां पर मेंबर्स। ठीक है, तो भी डाउट है कोई इसमें? क्या है इसमें ना, बार काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल में नंबर ऑफ मेंबर्स का फिक्स, जैसे हम कहते हैं हाई कोर्ट में हमारे पास नंबर ऑफ जजेस हैं 33, 34, ऐसे ही हर स्टेट बार काउंसिल के नंबर ऑफ मेंबर फिक्स किए हुए हैं, क्राइटेरिया फिक्स्ड है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम लोग एमपी एमएलए बनाते हैं कि इतने लाख की पॉपुलेशन पे एक एमएलए होगा और इतने लाख की पॉपुलेशन पे एक एमपी होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर है कि नंबर ऑफ एडवोकेट्स एक स्टेट में जितने भी लीगल प्रैक्टिशनर्स होंगे उस हिसाब, मतलब 5000 पे 10 मेंबर होंगे एक स्टेट में। अगर अगर यस, अगर हम हमारे हरियाणा में 5000 लीगल प्रैक्टिशनर्स रजिस्टर्ड है तो हमारी स्टेट बार काउंसिल में 10 मेंबर्स होंगे। अगर 5000 टू 10,000 हो जाता है तो फिर ये नंबर चेंज हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हमारे पास इसमें इसका सेक्शन 6 में फंक्शंस ऑफ स्टेट बार काउंसिल्स हैं। यहाँ पर स्टेट बार काउंसिल सबको पता है क्या काम करती है। एडमिट करती है सभी पर्सन्स को जितने भी अपने आप को एडवोकेट एनरोल कराने के लिए आते हैं। प्रिपेयर एंड मेंटेन सच रोल, एंटरटेन करती है सभी प्रॉब्लम्स को, ग्रीवियंसेस को, प्रमोट करती है पर्सनल ग्रोथ ऑफ द भारत। ठीक है, मतलब जो अपना ये है चैप्टर 2, दिस इज ऑल अबाउट बार काउंसिल्स। अगर आपको किसी भी तरह के फंक्शंस, उनकी टर्म्स ऑफ ऑफिस, उनके कंडक्ट के बारे में देखना है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप चैप्टर 2 पे जंप कर जाओगे, जहां पर हमारे पास है सेक्शन 15 तक, जिसमें सेक्शन 15 में हमारे पास इसमें आता है मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 9, डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी में से क्वेश्चन आ सकता है। अब डिसिप्लिनरी कमेटी हमारे पास क्या है, देखो, डिसिप्लिनरी कमेटी एक ऐसी कमेटी जहां पर 1 और मोर मेंबर्स होंगे दैट आर अपॉइंटेड बाय द टॉप लेवल ऑफ बार काउंसिल, दैट इज ऑल इंडिया बार काउंसिल। वहां से इन्होंने बनाई होती है। क्यों बनाई होती है? ये रेगुलेट करते हैं हमारे जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं ना हमारी स्टेट में, कहीं पर भी ऑल इंडिया लेवल पे, कि व्हाट आर द रेगुलेटरी। जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास AIB का एग्जाम होगा, तो यहाँ पर भी जो हमारे क्राइटेरिया सेट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट है, हमारे पास मिसकंडक्ट के लिए नॉर्म्स, मतलब एक बॉडी होती है ना जो गवर्न करती है, रेगुलेट करती है सब चीजों को, तो ये डिसिप्लिनरी कमेटी है, ये जो है टॉप अपना नेशनल लेवल पे है। ठीक है, डिसिप्लिनरी कमेटी ने जो भी रूल्स बना रखे हैं उन सब के रिगार्डिंग जो पनिशमेंट है सेक्शन 35, 36 में है। और अगर आप इनके ऑर्डर से आपको कोई ग्रीवियंसेस है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, तो आप सेक्शन 37 में जाएंगे और सेक्शन 37 में जाके विद इन 60 डेज आप वहां पर अपील में जा सकते हो। क्योंकि जो हमारे प्रोफेशनल एथिक्स है ना, ये डिसिप्लिनरी कमेटी ही सेट करती है कि आपकी जो से ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद आपने जब एनरोल कराना है खुद को, तो आपके सारे के सारे वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यहाँ से अटेस्टेड होने चाहिए, स्टैंप होने चाहिए। आप इस पर्सन से, हम कहते हैं ना कि सीनियर एडवोकेट के सिग्नेचर करा के लेके आओ, स्टैंप लगा के लेके आओ। और कई पर्सन है जो फेक प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हम इन सब का टर्म्स एंड कंडीशन में वायलेशन करते हैं तो इसका सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट में जाते हैं। और जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 35, 36, 37।
चैप्टर 3 में एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स के बारे में बात की गई है, जैसे सीनियर एंड अदर एडवोकेट्स। अब हम यहाँ पर देखते हैं ना कि सीनियर एडवोकेट है और अदर एडवोकेट्स है। सीनियर एडवोकेट हमें पता है कि आप कैसे काउंट करते हो उसको एज पर देयर एक्सपीरियंस, और अदर एडवोकेट्स हम वो भी उनके एक्सपीरियंस से, उनकी एज, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, इन सब के बेसिस पे हम देखते हैं कि ही इज अ सीनियर एडवोकेट। ठीक है, और जो भी एज अ सीनियर एडवोकेट होगा, जैसे कोई पर्सन है जिनकी सीनियोरिटी में डिस्प्यूट होता है, जैसे आपकी और मेरी सेम लेवल पे हमने एनरोलमेंट कराई है, बट फिर वो वहां पर देखेंगे कि इन दोनों में से सीनियर कौन है, तो वहां पर एज फैक्टर से हम देखते हैं कि जो एज में बड़ा होगा वो सीनियर होगा। अगर आप एक स्टेट में मेंबर हो, आप दूसरी स्टेट की मेंबरशिप नहीं ले सकते हो। आपको दूसरे स्टेट में अपने आप को एनरोल कराने के लिए एक स्टेट की जो मेंबरशिप है गिव अप करनी पड़ेगी। एज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में पढ़ते हैं ना, सेक्शन 6 में 6, 7, 8, 9 के राउंड है आर्टिकल, हम देखते हैं कि अगर आपने किसी अनदर कंट्री की आपने वहां से सिटीजनशिप ले लिया तो आपको अपनी कंट्री की सिटीजनशिप गिव अप करनी पड़ती है। सेम ऐसे इसमें है कि अगर आपने एक स्टेट की मेंबरशिप ले रखी है, आप दूसरी स्टेट में अपने आप को एनरोल नहीं करा सकते हो। अगर आपने फिर ट्रांसफर कराना ना, तो आप वहां पर अपना कंसर्न डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, जो भी कंसर्न बार काउंसिल है, स्टेट बार काउंसिल है, वहां पर एप्लीकेशन लगाएंगे कि जी अब जैसे मैं हरियाणा में हूँ और मैं दिल्ली में जाना चाहता हूँ, तो मुझे हरियाणा वाली में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। मैं सेम टाइम पे दिल्ली और हरियाणा में नहीं प्रैक्टिस मतलब मेंबरशिप नहीं ले सकती। नहीं, ये है कि हाई कोर्ट तो इसमें ऐसे लिखा आता है बार काउंसिल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब एंड हरियाणा। बट ये है कि आपको यहाँ पर आप इस टाइम पे आप दो स्टेट्स में आई थिंक कर सकते हैं। बट अगर जैसे सिंगल स्टेट्स है ना, जहाँ पर आपके पास दो, अब यहाँ पर तो ऊपर लिखा ही हुआ ना पंजाब एंड हरियाणा, अगर हाँ, बट फिर भी यहाँ पर है ना कि हरियाणा के रिगार्डिंग है, उसमें हमने अंदर हाँ, प्रैक्टिस तो आप कहीं भी कर सकते हैं, बट अपने आप को रजिस्टर तो एक ही जगह कराएंगे ना। रजिस्ट्रेशन का फायदा जैसे हमारा आधार कार्ड है, तो सिर्फ दैट इज फॉर योर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, मतलब कि मेन तो अभी आप कहीं पर भी जाओगे वो आप पूछेंगे ना कि कहाँ से आए हो आप, तो इनका जस्ट ये पर्पज है ताकि आपको एक पहचान है कि हाँ ये हरियाणा से आए हैं और ये यहाँ पर रजिस्टर्ड है। प्रैक्टिस का ही मर्जी करो, ऑल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब। बट ये है कि वहां पर हम सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, हाई कोर्ट में बोलते हैं नॉर्मल एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स। वहां पर है कि अगर कोई भी केस अंदर जाएगा तो वहां पर उनके सिग्नेचर्स होते हैं, जो सीनियर जजेस होते हैं एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, उन प्लेंट पे पिटिशन पे उनके सिग्नेचर होंगे और उसके बाद वो केस फाइल होकर अंदर जाएगा। नहीं, तो यहाँ पर इसमें यही था कि अपने आप को रजिस्टर कैसे कराना है, ट्रांसफर कैसे कराना है, स्टेट बार काउंसिल में क्या प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजंस क्या है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग सीनियोरिटी हमने देख लिया, सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट जो हम लोग मिलता है प्रोविजनल फिर परमानेंट, इसका टेन्योर होता है। और यहाँ पर है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनरोलमेंट, इसमें जो 24A सेक्शन है, ये रहा सेक्शन 24 जो चैप्टर 2 में इंपॉर्टेंट है, कि इसमें बोल देते हैं कि अब आपने एक पर्सन ने अपने आप को रजिस्टर तो करा लिया एज एन एडवोकेट, ठीक है, वो वहां पर आके प्रैक्टिस कर रहा है, बट कुछ ग्राउंड्स है कि अगर इन्होंने ये वायलेंस कर दिया, जो प्रोफेशनल एथिक्स में डिसिप्लिनरी कमेटी ने कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे थे वो उनकी वायलेशन करते हैं, तो उस केस में वो जो पर्सन था जो एनरोल था वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके 3 ग्राउंड्स हैं, क्या क्या है? सबसे पहला मॉरल टर्पिट्यूड, अगर किसी भी तरह का उसने जो उसके ऊपर था कि मॉरल उसकी ऑब्लिगेशन थी, उसने उसका वायलेशन किया है, उस केस में वो डिस्क्वालीफाई है। नेक्स्ट है कि उसने अनटचेबिलिटी के ऊपर किसी तरह का कोई एक्ट कर दिया, अनटचेबिलिटी एक्ट बना था, बट अगर हम देखे जाए तो हमारे एडवोकेट्स जजेस ने ये रूल बनाया है कि सबको सेम लेवल पे सेम फुटिंग पे लेके आए, और अगर एडवोकेट्स ही ये काम करेंगे तो उन केसेस पे उनको फिर से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर कोई पर्सन को 2-3 बार उसके एम्प्लॉयमेंट से डिसमिस किया जा चुका है या रिमूवल किया जा चुका है उसके ऑफिस से, अब आप किसी को डिसमिस या रिमूव किस लिए करोगे? उसके मिसकंडक्ट की वजह से, मिसबिहेवियर की वजह से, तो यहाँ पर भी ये भी ग्राउंड बन जाता है कि आपको डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी जो आपकी एनरोलमेंट है। ठीक है, ये था अपना चैप्टर 3। चैप्टर 4 में है राइट टू प्रैक्टिस, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपको पता ही है कि जब आपने अपने आप को एज एन एडवोकेट एनरोल करा लिया है तो एक पर्सन के पास राइट टू एडवोकेट आ जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट, जैसे ही उसने अपने आप को रजिस्टर कराया है, ये बुक में नहीं है, उसकी क्या ड्यूटीज हो जाती है। टुवार्ड्स कोर्ट, कोर्ट के टुवार्ड, उसके लिए क्या है कि उसने कोर्ट में जाना, डिग्निफाइड मैनर में जाना है, मतलब कि प्रॉपर अपने आप को ड्रेसअप करके जाना है। ये नहीं है कि जैसे हम ऑनलाइन करते थे ना, वर्चुअल करते थे, ऊपर हमने पूरा ड्रेसअप किया हुआ बट नीचे हमने अपने कुछ भी कैजुअल ड्रेसेस पहन के बैठे हैं। नेक्स्ट है टू मेंटेन टुवार्ड्स द कोर्ट रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, हमने जजेस के लिए रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखना है। नॉट टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ अ कोर्ट, आपने कोई भी इलीगैलिटी और इम्प्रॉपर मीन्स नहीं यूज करना है कि किसी तरह से आप जो कोर्ट का डिसीजन है उसको अफेक्ट कर सको, किसी भी तरह के पिक्यूनरी इंटरेस्ट अगर, क्योंकि एडवोकेट का मेन पर्पस क्या है, यहाँ पर पिक्यूनरी बेनिफिट्स उनको बाद में देखने हैं, पहले उन्होंने ये देखना कि हर किसी के साथ जस्टिस हो। ठीक है, नेक्स्ट है वही प्रॉपर ड्रेस कोड, फिर से आ गया, जो भी उन्होंने पब्लिक प्लेसेस पे जाना है प्रॉपर बैंड्स वगैरह पहन के जाएं, और अगर उनके अपने पर्सनल रिलेशंस है ना जहाँ पर, उन्होंने अवॉइड करना है कि आप उसके अंदर खुद से इंटरफेयर ना करो, क्योंकि वहां पर एक जो पर्सन है ना वो बायस हो जाता है कि हाँ ये मेरा नॉन है, मैं इसको डिफेंड ही करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कल्प्रेट भी है और मैं उसकी एडवोकेट हूँ तो मैं उसको बचाने के लिए ही तो मैं ट्राई करूंगी ना। जैसे जजेस को बोल देते हैं कि अगर आप अपने रिलेटिव्स के केस में आपने न्यूट्रल रहना, आपने जो केस है इसको मेक ओवर कर दो, कमिट कर दो। ठीक है, ऐसे ही एडवोकेट की ड्यूटी अपने क्लाइंट्स के टुवर्ड्स क्या है कि अगर आपने किसी का केस एक बार पकड़ लिया ना तो आपने उससे बिना बात के विड्रॉ नहीं करना। नॉट टू अपीयर इन केसेस, जिस केस में वो खुद से विटनेस है वहां पर वो खुद से नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने एविडेंसेस देने हैं। एक पर्सन खुद के खिलाफ, हमें पता है कि आर्टिकल 20 है वो आपको राइट देता है सेल्फ इंक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग। टू अपहोल्ड द इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट बाय फेयर एंड ऑनरेबल मींस, कि उसने अपने जो क्लाइंट है उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। द एडवोकेट शुड नॉट बाय एनी मींस डायरेक्टली, आपके जो ये होती है ना प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आता है इंडियन एविडेंस के अकॉर्डिंग, कि आपके अपने क्लाइंट के साथ जो भी बातचीत हो रही है ना आपने डिस्क्लोज नहीं करनी है। ठीक है, ऐसे ही ओपोनेंट के रिगार्डिंग क्या है, अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि कोई भी एडवोकेट है ना जो, वो अपने ओपोनेंट पर्सन के साथ मिलके ये मिली भगत करके कोई भी केस को सॉल्व नहीं करेगा अनलेस वो सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज का मैटर है। यहाँ पर इसके एक्सेप्शन में आ जाएंगे, इसमें लिखना एक्सेप्ट थ्रू दैट एडवोकेट, वो दोनों एडवोकेट के साथ जाके सेटलमेंट, कॉम्प्रोमाइज या मीडिएशन, रिकंसिलिएशन में जाके ही सॉल्व करा सकते हैं, और कुछ अदर ड्यूटीज भी हैं। ठीक है, उसके बाद है कंडक्ट ऑफ एडवोकेट। कंडक्ट ऑफ एडवोकेट के रिगार्डिंग हमने देखा यहाँ पर सेक्शन 35 से स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन 35 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर वो किसी तरह का मिसकंडक्ट करते हैं तो उनको पनिशमेंट है, जो स्टेट बार काउंसिल डिसिप्लिनरी कमेटी ने जो फिक्स किया हुआ है किसी भी तरह का। यहाँ पर उनके लिए पनिशमेंट्स क्या क्या है कि उनको सस्पेंड किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, रेप्रीमेंड एडवोकेट उनको डांट फटकार लगाई जा सकती है। ठीक है, डिसमिस द कंप्लेंट, और जितनी जल्दी हो सके डिसमिस करना अपने कंप्लेंट को। ठीक है, उसके बाद है डिसिप्लिनरी पावर्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। डिसिप्लिनरी पावर्स के उनमें बोला कि डिसिप्लिनरी पावर क्या है, डिसिप्लिनरी कमेटी है, डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जो भी कंप्लेंट जाएगी उसने जितनी जल्दी हो सके सभी कंप्लेंट्स का रिफ्यूजल करना है, मतलब सॉल्व करना है, रिजोल्व करना है, सॉरी रिजोल्व करना है उनको बाय द प्रोसीजर मेंशन्ड इन सेक्शन 35 की जितनी 60 डे, और उसके बाद अगर आप यहाँ के डिसीजन से अग्रीव्ड हो, सेटिस्फाइड नहीं हो तो सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग आपने अपील लगानी है। अपील कहाँ लगानी है, विद इन 60 डेज टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अमन नहीं मिला, सेक्शन 37 में देखो, सेक्शन 37 के फर्स्ट क्लोज की थर्ड लाइन में लिखा है। फिर उसके बाद है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अपील टू सुप्रीम कोर्ट भी सेक्शन 36 37 के अकॉर्डिंग सेक्शन 38 में विद इन 60 डेज जो है आपकी अपील चली जाएगी। ठीक है, 39 में इन्होंने लिमिटेशन पीरियड दे दिया है। लिमिटेशन पीरियड कौन सा होगा, सेक्शन 5 एंड 12, जहां पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा टाइम ऑफ नोटिस है ना जजमेंट वाला, हम उसको इंक्लूड करेंगे क्या एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अपना जो है चैप्टर 5 भी खत्म हो जाता है। चैप्टर 5 में सभी पनिशमेंट्स की बात की गई है। कोस्ट भी मतलब कोस्ट भी लगा सकते हैं यहाँ पर जो पर्सन है फाइन। ठीक है, वो कौन लगाएगी, डिसिप्लिनरी कमेटी ही लगाएगी एज दे डीम फिट, रीजनेबल अमाउंट। इसके बाद इसमें मिसलेनियस आ जाते हैं। मिसलेनियस प्रोविजन में यही है
पेनल्टी फॉर इलीगैलिटी प्रैक्टिसाइजिंग इन कोर्ट एंड बिफोर अदर अथॉरिटीज, यहाँ पर पनिशमेंट की बात की गई है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months। ये जो पेनल्टी वाले क्वेश्चन है ना, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक मिसकंडक्ट वाला पार्ट है जो यहाँ से आएगा क्वेश्चन। एक सेक्शन 4-5 बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नॉर्मल क्वेश्चन, उनकी पावर क्या है और उनकी ड्यूटीज क्या है। और यहाँ हिरार्की आ सकती है कि स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ, इंडेमनिटी अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स, आपने किसी भी तरह का सूट फाइल किया है एज पर सेक्शन 48, तो सेक्शन 48 में आपके पास ये राइट नहीं है कि आप लीगल बार काउंसिल को बोलोगे। एक एडवोकेट ही सूट लड़ेगा, वो बोलेगा कि मेरी केस थी तो मैं बार काउंसिल से वापस मांगता हूँ। यहाँ पर आपको ये राइट नहीं है कि आप अपने फंड्स जो है वापस मांग सको। रिव्यू रिवीजन की पावर्स हैं इनके पास, ठीक है, सेक्शन 48A और AA। बाकी जनरल पावर मेकिंग टू ऑफ काउंसिल टू मेक रूल्स, ये सेक्शन 49 में। अगर किसी भी तरह के रूल्स की बात आती है तो आपने यहाँ पर आ जाना चैप्टर 6 पे। बस इसमें इतना ही था जो, और चैप्टर 7 है इसका इरेलीवेंट है, यहाँ से कोई पार्ट नहीं आएगा क्वेश्चन में। इसके साथ लैंडमार्क जजमेंट्स देखो। लैंडमार्क जजमेंट जो है, सबसे पहली जजमेंट है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राम सिंह। इसमें हमारे पास ना देखा जाए, हमने देखा कि जो हमारे पास एडवोकेट्स मिसकंडक्ट है ना, मिसबिहेवियर, वो हमारे पास इस एक्ट में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। तो उसको डिफाइन कैसे किया गया? थ्रू द जजमेंट्स। तो यहाँ हमारे पास है ना 5-6 ग्राउंड्स हैं, 6-7 ग्राउंड्स हैं। इन बेसिस पे अगर किसी भी तरह के ये 5 एक्ट हैं तो आपका उसको क्या बोला जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। इस केस में हेल्ड किया गया था, मतलब ये लैंडमार्क जजमेंट है, ये क्वेश्चन में आ सकती है। हाँ जी, फर्स्ट जजमेंट यही है। किसी तरह का मॉरल टर्प्टिट्यूड है, इम्प्रॉपर रॉन्गफुल बिहेवियर है, अनलॉफुल बिहेवियर, विलफुल इन करेक्टर, मतलब और अपनी मर्जी से आप किसी तरह की इलीगैलिटी, मॉरल रॉन्ग कर रहे हो, पब्लिक इलीगल रॉन्ग कर रहे हो। फॉरबिडन एक्ट जो हमारे आईपीसी में मेंशन है, ट्रांसग्रेशन, खुद से घुस रहे हैं, कोई भी आपकी ड्यूटी है आप उसके अंदर नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस यूज कर रहे हैं, और कोई भी एक्ट जो है फॉरबिडन करेक्टर का है, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें बोला स्टेट वर्सेस ललित मोहन नंदा। इसमें बोला कि जैसे हमने पढ़ा था एडवोकेट की ड्यूटी क्या है, कि अपने क्लाइंट के लिए उसने सभी फेयर मीन्स यूज करने हैं। तो यहाँ पर भी इसको यही बोला कि सभी फेयर मीन्स यूज करने हैं। बट इस केस में वो क्या करता है, अपने क्लाइंट के साथ ना पहले उसके साथ उससे फीस ले लेता है, फिर दूसरे क्लाइंट के साथ मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर इसको जो है लाइबल मान देते हैं। नेक्स्ट है शंभूराम यादव वर्सेस होमनदास खत्री। इसमें भी यही है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बोला कि रिस्पोंडेंट है, जो रिस्पोंडेंट जज को ब्राइबरी ऑफर करता है, तो जो पर्सन अग्रीव्ड पर्सन है पिटिशनर केस डालता है, तो मतलब उसने अपना मोरल जो कंडक्ट था उसका ब्रीच किया है। तो जिस पर्सन ने ब्राइब दिया था जज को, हाँ, वो वाला एडवोकेट, उसको सस्पेंड कर दिया गया था फॉर 2 years। नेक्स्ट एम्पर वर्सेस केसीबी। इसमें भी यही बोला गया कि एक पर्सन ने घी के टीन्स थे, मतलब एक एडवोकेट ने ही क्या किया, किसी एसडीएम जो सब डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं उनके पास घी के टीन्स रखवा दिए थे, और एडवोकेट ने फिर झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी कोर्ट में। तो मतलब उसने यहाँ पर मॉरल टर्प्टिट्यूड किया, तो इस वजह से यहाँ पर जो एडवोकेट है लायबल हो गया था। नेक्स्ट एलसी गोयल वर्सेस सुरेश जैन। इसमें यहाँ पर एडवोकेट है, अपने क्लाइंट से फीस चार्ज करता है कोर्ट फीस के नाम पर, और उसको मिसयूज करता है। लेटर ऑन ये कोर्ट को पता लग जाता है, तो फिर उसको बोलते हैं कि आपने ये फिर से मिसकंडक्ट है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, एंड ही वाज हेल्ड लायबल। ठीक है, हाँ जी। हाँ, बट फिर भी जो नजर च आ जाए, ਉਹ लैंडमार्क हो गया, हाईलाइट हो गया, थल्ले थल्ले सारी करी जाओ। एंड द कंक्लूजन यही है कि जो अपना प्रोफेशनल एथिक्स एक्ट है, ये इसलिए बनाया है ताकि सभी एडवोकेट्स फेयर एंड ऑनरेबल तरीके से काम करें। वो किसी भी तरह, क्योंकि हमारा मेन मकसद ही एडवोकेट्स को पिक्चर में लाने का यही है कि वो सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करें, सभी लोगों को इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए काम करें, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं काम करें। और ये जो हमारा है कि अगर आप अपने एथिक्स को फॉलो करो, ताकि जो हमारा एडवोकेट प्रोफेशन है इसकी नोवेलिटी बनी रहे सोसाइटी। This is a conclusion. So this was our Indian Advocates Act. कृतिका, any problem? आपको समझ आया सब?
ओके, तो वाइंड अप करें. Thank you. We are winding the session, and happy Diwali to all of you. Happy and safe Diwali to all. Thank you, Kritika. Same to you.